Best attitude towards accounting with Pioneer. नमस्कार। अपन बात कर रहे थे बेटा अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग की मेथड्स के ऊपर अपन ने बात करी थी, है ना। अब आगे अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमारे पास हमारे बिजनेस में क्या पोजीशन चल रही है, क्या स्टेटस है, ये जानने के लिए हमारे पास कोई अप्रोच है। तो हमारी अकाउंटिंग की मेथड है डबल एंट्री सिस्टम, है ना। तो डबल एंट्री सिस्टम में हमारे बिजनेस में पोजीशन जानने के लिए हमारे पास दो अप्रोच है। एक ट्रेडिशनल अप्रोच नंबर 1, नंबर 2 अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, इन दोनों पे अपन डिटेल में चर्चा करते हैं। नंबर 1 अकाउंट ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत हम मैन्युअली प्रॉपर बिजनेस में सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं 1 to 1। अकाउंट की सबसे पहली बुक प्राइमरी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। प्राइमरी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जनरल। कोई भी ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स हुआ नहीं कि हम डे टू डे डेट वाइज सभी चीजों को प्राइमरी बुक जनरल के अंतर्गत रिकॉर्ड करते हैं। जनरल में रिकॉर्ड करना मतलब जनरल एंट्री पास करना। तो सारे ट्रांजैक्शंस को हम प्रॉपर तरीके से जनरल बुक में रिकॉर्ड करते हैं, एंट्री पास करते हैं। अकाउंट की सेकंड बुक नंबर 2 लेजर। लेजर में हम उसको क्लासिफाई करते हैं, जनरल में रिकॉर्डिंग, लेजर में क्लासिफिकेशन। अकाउंट वाइज लेजर बुक में एक एक सेपरेट अकाउंट हम हर आइटम को ओपन करते हैं। बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अकाउंट, मशीन है तो मशीन अकाउंट। तो जनरल में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं रिकॉर्डिंग, और लेजर में हम उसको अकाउंट वाइज क्लासिफाई करते हैं। अकाउंट की दो ही बुक होती है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। प्राइमरी बुक, सेकेंडरी बुक, जनरल लेजर के नाम से इनको जाना जाता है। जनरल में रिकॉर्डिंग, लेजर में क्लासिफिकेशन। ये प्रोसेस पूरे साल थ्रू आउट ईयर चलती रहती है कंटिन्यू। अब हमारी इच्छा होती है कि हमारे बिजनेस में क्या पोजीशन है ये हमको पता पड़े। तो ईयर एंडिंग में लेजर बुक में जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं, सारे लेजर अकाउंट्स की टोटलिंग बैलेंसिंग करके हम साल के एंड में बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। साल के एंड में हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत हम बात करेंगे फाइनल अकाउंट्स की। फाइनल अकाउंट्स में हमको 3 चीजें बनाना रहती है नॉर्मली। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट्स के अंतर्गत ईयर एंडिंग में ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें हमारे बिजनेस में इस अकाउंटिंग ईयर में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है ये मालूम पड़ता है। और बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट भी बोला जाता है। बैलेंस शीट से हमें ये मालूम पड़ता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास टोटल ओवरऑल कितनी एसेट्स है और कितनी लायबिलिटी है, हमारे पास क्या होल्डिंग है, क्या पोजीशन है, ये हमें बैलेंस शीट से मालूम पड़ता है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत प्रॉपर मैन्युअली अकाउंटिंग करते हैं हम, जनरल, लेजर। ईयर एंडिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पीएनएल से प्रॉफिट या लॉस की जानकारी लगती है और बैलेंस शीट से पोजीशन। ठीक है ना। हम इसका फॉर्मेट लेते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट ये हमारा लेजर है, अकाउंट है। इसमें 2 साइड होगी, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट में पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंतर्गत हम गुड्स से रिलेटेड सारे अकाउंट को कंसीडर करते हैं। गुड्स से रिलेटेड सारे अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के अंतर्गत जाते हैं। ओपनिंग स्टॉक साल के इनिशियल स्टेज पे बिगनिंग में हमारे पास में 10,000 का मटेरियल लगा होता। इस अकाउंटिंग ईयर में हमने टोटल गुड्स परचेस करा 1 लाख का। और इस ईयर में हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जिस पे अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिनका डायरेक्ट रिलेशन गुड्स से रहता है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। तो इस अकाउंटिंग ईयर में 10,000 का मटेरियल इनिशियल स्टेज पे था, परचेस 1 लाख की है। 30,000 हमारे अदर एक्सपेंसेस हुए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। टोटल मटेरियल हमारा टोटल कास्ट हो गई 1,40,000। इसमें से
मोस्टली मटेरियल हमने सेल कर दिया 2,50,000 में, इसमें से मोस्टली मटेरियल हमने सेल कर दिया 2,50,000 में। एंड में हमारे पास जो मटेरियल बचा है उसकी कास्टिंग है 20,000। तो हमारे जेब से इस अकाउंटिंग ईयर में गुड्स से रिलेटेड टोटल कास्ट लगी है 140, सेल हुई है 250 की और स्टॉक बचा है एंड में 20,000 का। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड की टोटल है 250 प्लस 20 270 और डेबिट की टोटल है 140। तो 270 में से 140 माइनस करेंगे तो हमारे सामने इस अकाउंटिंग ईयर का प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। क्रेडिट की टोटल ज्यादा थी तो क्रेडिट की टोटल 270 में से डेबिट की सारे फिगर माइनस करें तो प्रॉफिट आया है ग्रॉस प्रॉफिट 1,30,000। अगर डेबिट की टोटल ज्यादा होती तो ये कहता है ग्रॉस लॉस, क्रेडिट में लिखते हैं बाय ग्रॉस लॉस। तो ट्रेडिंग अकाउंट से गुड्स से रिलेटेड इस अकाउंटिंग ईयर में आपको कितना प्लस माइनस रहा है वो हमारे सामने क्लियर हो जाता है, जिसको हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। क्रेडिट की टोटल ज्यादा है मतलब इनकम ज्यादा हो गई, ज्यादा प्राइस पे मटेरियल सेल हो गया है तो प्रॉफिट हुआ 130। यदि डेबिट की टोटल ज्यादा होती मतलब लॉस, ग्रॉस लॉस। ठीक, ये जो प्रॉफिट या लॉस आया है ये गुड्स से रिलेटेड है, इसको हम बोल रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम पीएनएल अकाउंट में ऐसा जैसे नीचे कैरी करेंगे तो डेबिट क्रेडिट में आ जाएगा, ग्रॉस पोस्टिंग हो जाती है कि भैया गुड्स से रिलेटेड प्रॉफिट आया है 130। इस अकाउंटिंग में अदर इनकम, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, यदि कोई बिजनेस में इनकम हुई है तो वो क्रेडिट में लिख देंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 130, अदर इनकम हुई है 30, टोटल इनकम हो गई है 160। और इस अकाउंटिंग में हमारे बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं, सैलरी, रेंट, कमीशन, जिसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में आ गए थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस और लॉस सारे पीएनएल में आएंगे। तो टोटल इनकम 130 प्लस 30 160 में से ओवरऑल एक्सपेंसेस हुए 90,000। तो 130 में से 90 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आया है 70,000। क्रेडिट की टोटल ज्यादा है मतलब प्रॉफिट और डेबिट की टोटल ज्यादा होती तो लॉस। और इस प्रॉफिट या लॉस को बोलेंगे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। इस अकाउंटिंग ईयर में सब चीजें प्लस माइनस करने पे नेट इतना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। क्रेडिट की टोटल ज्यादा है तो 130 प्लस 30 160 में से 90 माइनस करें तो 70,000 का प्रॉफिट आया। दोनों साइड की टोटल अब इक्वल हो गई, जो डिफरेंस है वो कहलाता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इस अकाउंटिंग ईयर में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो आपको क्लियर हो जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस और पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट नेट लॉस। इज इट क्लियर? अब हम बात करेंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंतर्गत जिन अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं उन सारे बैलेंसेस को हम बैलेंस शीट में कंसीडर करते हैं। बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट के भी नाम से जाना जाता है। बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट के भी नाम से जाना जाता है। ईयर एंडिंग में हमारी पोजीशन ये है, ठीक है। बैलेंस शीट है ये अकाउंट नहीं है। इसका फॉर्मेट लाइबिलिटीज अमाउंट असेट्स अमाउंट, लाइबिलिटीज अमाउंट असेट्स अमाउंट, है ना। तो वन बाय वन सारे आइटम के बैलेंसेस जो है वो हम लिख देते हैं। असेट्स अकाउंट के जितने भी बैलेंस होंगे असेट से रिलेटेड वो सब असेट साइड आ जाएंगे। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड। तो इतनी असेट्स हमारे पास रखी हुई है। जो भी ओवरऑल जिन लेजर के बैलेंसेस है, डेबिट बैलेंस मतलब असेट्स, इन सारे अकाउंट के बैलेंसेस हमने यहाँ लिख दिए। असेट्स की टोटल हो रही है 1,50,000, 1,50,000। तो हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास ईयर एंडिंग में सभी चीजें प्लस माइनस करने के बाद टोटल असेट्स 150 की है। देन जितनी असेट्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की उतनी लायबिलिटीज भी होगी। जितनी असेट्स है बैलेंस शीट में उतनी ही लायबिलिटीज भी होगी। यही हमारी मेथड है डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री कांसेप्ट पे बेस्ड। तो असेट्स में तो वन बाय वन हमने सारा आइटम लिख दिया। लायबिलिटीज भी 150 की होगी। लायबिलिटीज को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज में सबसे पहले कैपिटल। कैपिटल मतलब ऑनर ने अपने पर्सनल सोर्सेज से जो पैसा लगाया है उसको हम बोलते हैं कैपिटल।
ऑनर्स इक्विटी के भी नाम से जाना जाता है। तो ऑनर का फंड आज की तारीख में बिजनेस में लगा हुआ है 1 लाख, जो कि जब भी ये बिजनेस वाइंड अप होगा ये सारी प्रॉपर्टी सेल आउट करके ऑनर्स को उसका 1 लाख रुपए हम उसको रिटर्न करेंगे। तो कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटीज होती है ना। बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट यूनिट्स, जिस पे मैंने आपसे पहले डिस्कस करा था, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, कि भाई बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग यूनिट है और हम अकाउंटिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कहना इतनी एसेट्स है, जब भी ये बिजनेस वाइंड अप होगा तो ये सारी प्रॉपर्टी सेल आउट होगी, उसमें से ऑनर का पैसा जो लगा हुआ है कैपिटल, ये पैसा उसको रिफंड किया जाएगा। मतलब कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटीज होती है। तो ये इंटरनल लायबिलिटी जो मान ले, मार्केट में हमने जिन लोगों से गुड्स क्रेडिट में परचेस करा था उनको पेमेंट करना, तो जिनको हमको पेमेंट करना है पार्टीज को, उनको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स 30,000 के हैं। हमने कुछ लोगों से पैसे उधार लिए हुए, लोन लिया हुआ, लोन 18,000 का है, और हमने कुछ लोगों से बेनिफिट लिए, काम लिए हैं, उनका पेमेंट करना बाकी है। जैसे लैंडलॉर्ड को रेंट पेमेंट करना है तो आउटस्टैंडिंग रेंट, एम्प्लॉय की सैलरी ड्यू हो गई, पेड नहीं करी तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये लायबिलिटी हमने लिखी। तो ये हो गई 30 + 18 48 + 2 50। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई 50, इंटरनल लायबिलिटी 1 लाख। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी प्लस इंटरनल लायबिलिटी हो गई टोटल लायबिलिटी, और टोटल लायबिलिटी हमेशा टोटल असेट्स के इक्विवेलेंट होती है। यहां तक बात क्लियर हो गया। तो असेट्स को हमने 1 बाय 1 रिकॉर्ड कर दिया है। टोटल असेट्स टोटल लायबिलिटी हमेशा इक्वल होगी। टोटल लायबिलिटीज को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी मतलब ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स का लगा हुआ पैसा, और एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब ऑनर्स के अलावा किसी भी थर्ड पार्टी से जो पैसा हमने लिया है, जो काम लिया है, जो बेनिफिट हमने लिए हैं, इनका पेमेंट करना बाकी है। वो कोई भी पार्टी हो, वो कितना भी नियरेस्ट हो, डियरेस्ट हो, वो कहलाएगा एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्लियर? तो इंटरनल लायबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी हमेशा टोटल असेट्स के इक्विवेलेंट होगी। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच की अप्रोच आपको समझ में आई होगी, जिसके अंतर्गत प्रॉपर मैन्युअल अकाउंटिंग करते हैं। मैन्युअल अकाउंटिंग में सबसे पहले अकाउंट की दो बुक्स होती है, प्राइमरी बुक, सेकेंडरी बुक, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, जनरल लेजर, और फिर साल के एंड में सारे लेजर के बैलेंसेस निकाल के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में ट्रेडिंग P&L से हमारे को प्रॉफिट या लॉस की जानकारी लगती है, बैलेंस शीट से पोजीशन। तो इस ट्रेडिशनल अप्रोच का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि हमारे को हमारी पोजीशन ईयर एंडिंग में जाके पता पड़ती है, जब सारे अकाउंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट होते हैं। कभी अगर हमने कोई गलत पॉलिसी बना ली है, कोई गलत डिसीजन ले लिया है, तो वो अकाउंटिंग ईयर के बीच में हमको जानकारी नहीं लगती है, वो पोजीशन हमारे सामने क्लियर एंड में ही जाके होती है। कभी कभी ईयर एंड होने के पहले मालूम पड़ा कि गलत पॉलिसी या गलत डिसीजन से हमारा ही एंड हो जाए, हमारे उठाव में हो जाए, बिजनेस में कंटिन्यू लॉस हो रहा है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसी अप्रोच है जिससे हमको टाइम टू टाइम, डे टू डे ये क्लियर होता रहे कि हमारी पोजीशन क्या है, ताकि हमारे को पोजीशन क्लियर होती रहे। यदि कोई गलत डिसीजन हुआ, गलत पॉलिसी होगी, तो हम इमीडिएटली उसमें चेंज कर सकते हैं। तो क्या ऐसी कोई अप्रोच है? तो बिल्कुल है। नंबर 2, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अगर बिजनेसमैन चाहे तो वो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच को फॉलो कर सकता है। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के अंतर्गत आपको आपकी पोजीशन हर ट्रांजैक्शन के बाद क्लियर हो जाती है। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के अंतर्गत आपको पोजीशन टाइम टू टाइम हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको पोजीशन क्लियर हो जाती है। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच को फॉलो करना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। ट्रेडिशनल अप्रोच हर बिजनेसमैन फॉलो करेगा, प्रॉपर अकाउंटिंग करेगा, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच फॉलो करना कंपलसरी नहीं है। ये आपको लगता है तो आप फॉलो कर सकते हो। क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच? तो दिस अप्रोच इज नोन एज ए मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग की मॉडर्न अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। ये डबल एंट्री कंसेप्ट पे बेस्ड है। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, डबल एंट्री कंसेप्ट पे बेस्ड है। और एक तरह से ये बैलेंस शीट सीधी बन जाती है। बैलेंस शीट ही है, लेकिन अपन इसको शीट के फॉर्मेट में ना लेते हुए इक्वेशन के फॉर्मेट में ले लेंगे। ये बैलेंस शीट ही है, लेकिन शीट के फॉर्मेट में ना लेते हुए
एक इक्वेशन के फॉर्मेट में ले लेंगे। अभी अपन ने बैलेंस शीट देखी है, लाइटिज, इंटरनल लाइटिज, एक्सटर्नल लाइटिज, टोटल लाइटिज, और टोटल लाइटिज हमेशा टोटल असेट्स के बराबर होती है। तो अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है उसको अपन बोलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या है फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन? इक्विटी मतलब कैपिटल प्लस लाइटिज, इक्विटी प्लस लाइटिज, ये हो गई टोटल लाइटिज, इंटरनल लाइटिज प्लस एक्सटर्नल लाइटिज, टोटल लाइटिज। और टोटल लाइटिज हमेशा टोटल असेट्स के इक्विवेलेंट होती है। इसी इक्वेशन को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि असेट्स को इधर ले लो, इन दोनों आइटम को इक्वल टू उधर ले जाओ, 3 + 2 = 5 या 5 = 3 + 2, बात तो एक ही होती है, बराबर है ना। तो असेट्स को इक्वल टू के इधर ले आए, इन दोनों आइटम को उधर ले गए, तो असेट्स = इक्विटी प्लस लाइटिज। टोटल असेट जो है इक्विटी और लाइटिज के इक्विवेलेंट होगी। टोटल लाइटिज टोटल असेट्स के इक्विवेलेंट होती है। इक्विटी प्लस लाइटिज = असेट्स। अब मेरे को मैथमेटिक्स का बिल्कुल सिंपल सा रूल्स है कि कोई भी आइटम इक्वल टू के इधर उधर शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इनटू का डिवाइड, डिवाइड का इनटू। तो इक्विटी इक्वल टू तो लाइटिज को उधर ले जाएंगे तो असेट्स माइनस लाइटिज, बराबर है ना। इक्विटी प्लस लाइटिज इक्वल टू असेट, लाइटिज को उधर ले गए तो माइनस का हो जाएगा, इक्विटी इक्वल टू असेट माइनस लाइटिज। और यदि लाइटिज अननोन फिगर है तो लाइटिज को इधर ही रहने दो, इक्विटी को उधर ले जाओ, तो लाइटिज इक्वल टू असेट्स माइनस इक्विटी। तो बेसिक इक्वेशन तो अपनी यही है, इक्विटी प्लस लाइटिज इक्वल टू असेट्स। कोई भी आइटम इक्वल टू के इधर उधर शिफ्ट करोगे तो एक मिसिंग फिगर इस इक्वेशन के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और सभी आइटम को इक्वल टू के इधर ले आए तो असेट्स को उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा 0। इक्विटी प्लस लाइटिज माइनस असेट्स इक्वल टू 0। अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। अपनी फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन है, असेट्स इधर ले ली, इक्विटी और लाइटिज उधर ले ली, असेट्स इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइटिज। अब अपन बिजनेस में जैसे जैसे ट्रांजैक्शन करेंगे एक एक आइटम में कहां प्लस कहां माइनस हो रहा है ये आपको क्लियर होता जाएगा। फर्स्ट नंबर पे कमेंस बिजनेस विद कैश 20,000। अपन अकाउंटिंग बिजनेस के लिए कर रहा है, तो जैसे ही बिजनेस के अंतर्गत हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट करा तो बिजनेस में हमारे पास क्या आया? कैश। तो असेट्स में कैश प्लस, अब असेट्स को अपन बाइफरकेट करते जाएंगे, कैश, बिल्डिंग, मशीन, ठीक है कि नहीं। तो असेट्स में हमारे पास आया है कैश, कितने लगाया? तो ऑनर ने लगाया, मतलब इक्विटी, लाइटिज साइड में इक्विटी, कैपिटल। तो हमारी इस ट्रांजैक्शन के बाद की इक्वेशन हो गई है कमेंस बिजनेस विद कैश 20,000। इस ट्रांजैक्शन के बाद की इक्वेशन हो गई है बिजनेस में कैश आया है तो असेट साइड में कैश 20,000 और लाइटिज साइड में इक्विटी 20,000। असेट्स में कैश, लाइटिज में इक्विटी। कंटिन्यू अपन चलेंगे, आइटम चेंज होते रहेंगे। बॉट गुड्स वर्थ ₹8,000, 8,000 का मटेरियल परचेस हमने करा, तो जैसे हमने 8,000 का मटेरियल परचेस करा है तो हमारे कैश में से 8,000 हो जाएंगे माइनस, और असेट्स में एक नया आइटम हमारे पास प्लस हो जाएगा गुड्स मतलब स्टॉक, कि भाई हमने माल खरीदा मतलब हमारे पास स्टॉक है। तो असेट्स में हमारे पास दो आइटम हो गए, कैश और स्टॉक, और लाइटिज में इक्विटी। तो अब असेट 20,000 था, गुड्स परचेस करा 8,000 का, तो 20 में से कैश माइनस हो गया 8,000, तो कैश हो गया 12,000, और गुड्स परचेस करा तो स्टॉक हो गया 8,000 का। टोटल अभी भी असेट्स 20 है, लाइटिज साइड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, मालिक के अभी भी 20,000 रुपए हैं। उस 20,000 में से हमने गुड्स परचेस करा 8,000 का, तो असेट्स में हमारे पास दो आइटम हो गए, कैश एंड स्टॉक। क्लियर? दोनों साइड की टोटल अभी भी 20। नंबर 3, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक 5,000। बैंक में 5,000 डिपॉजिट करे, बैंक में एक अकाउंट ओपन करा, तो जैसे हमने 5,000 बैंक में डिपॉजिट करे तो अब हमारे पास में कैश में से तो माइनस हो जाएगा। अभी तक बैंक बैलेंस के नाम से, बैंक अकाउंट के नाम से हमारे पास एक प्रॉपर्टी नहीं थी, तो अब हमारे पास असेट्स में एक आइटम और बढ़ गया, कैश, बैंक एंड स्टॉक।
12,000 में से 5,000 माइनस हो गया 7,000, बैंक बैलेंस हो गया 5,000 का, स्टॉक हो गया 8,000 का। अब हमारे पास में असेट्स में तीन आइटम है, कुछ कैश रखा हुआ है, कुछ बैंक में रखा हुआ है, कुछ हमारे पास गुड्स रखा हुआ है, स्टॉक रखा हुआ है। टोटल असेट्स अभी भी 20,000 है और टोटल लायबिलिटी में केवल इक्विटी है 20,000। अभी भी दोनों साइड की टोटल 20 है, बराबर है। ये वही पॉइंट, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम राहुल। हमने राहुल से गुड्स परचेस कराया 9,000 का। तो कभी भी कोई ट्रांजैक्शन में यदि किसी पार्टी का नाम गिवन है तो हम मान के चलेंगे कि वो सामने वाला इंटेंशनली हमको बताना चाह रहा है कि मैंने राहुल से मटेरियल परचेस करा है, मतलब क्रेडिट परचेस है। तो कभी भी कोई डील में पार्टी का नाम गिवन है, इसका मतलब वो क्रेडिट में डील हुई है, अभी पेमेंट नहीं हुआ है। तो हमने जैसे ही गुड्स परचेस करा राहुल से 9,000 का, तो स्टॉक में 9,000 क्या हो जाएगा, तो स्टॉक में 9,000 हो जाएगा प्लस, लेकिन पेमेंट नहीं करा। तो पेमेंट नहीं करा तो लाइटिंग में एक आइटम पड़ गया क्रेडिटर्स। जिन लोगों को हमको पेमेंट करना बाकी है उनको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब हमारी लाइटिंग की पेमेंट देना बाकी है। तो इस ट्रांजैक्शन से दो आइटम पे इफेक्ट पड़ा, स्टॉक में प्लस और क्रेडिटर्स में लाइटिंग साइड प्लस, असेट्स में स्टॉक प्लस, लाइटिंग में क्रेडिटर्स प्लस। बाकी सारे फिगर ऐसे कैसे ये सेम आगे कैरी होगा। केस अभी भी 7,000 है, बैंक में अभी भी 5,000 है, स्टॉक 8 + 9 17,000 का हो गया। और चूंकि पेमेंट नहीं करा है तो लाइटिंग साइड में क्रेडिटर्स 9,000 हो गए और इक्विटी 20,000 है। दोनों साइड के टोटल चेक कर लो, अभी भी इक्वल होगी। 7 + 5 12, 12 + 17 29। असेट्स की टोटल भी 29 है। क्लियर? तो कहीं भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, कोई डील होती है, तो कुछ आइटम्स में चेंज होता है, कहीं प्लस कहीं माइनस, लेकिन टोटल दोनों साइड की हमेशा इक्वल होती है। यही हमारी अप्रोच है, यही हमारी मेथड है, डबल एंट्री सिस्टम। एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्टेड एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। और हम यहाँ पर अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, एंट्री नहीं कर रहे हैं, सीधा पोजीशन चेक कर रहे हैं कि कहाँ क्या प्लस कहाँ क्या माइनस। और वो प्लस माइनस होने के बाद में भी टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटी हमेशा इक्वल होगी। किसी भी स्टेज पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पेड शॉप रेंट। अब हमारे को बिजनेस करते करते टाइम हो गया होगा, तो हमारी प्रीमाइसेस का रेंट डी हो गया। आज हमने हमारे लैंडलॉर्ड को रेंट पेड करा। तो बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस और लॉस होंगे, तो एक इफेक्ट तो आपकी इक्विटी पे जाएगा। जब भी बिजनेस में कोई एक्सपेंसेस और लॉस हो रहा है तो आपकी इक्विटी, आपकी कैपिटल माइनस होती जाएगी। और यदि बिजनेस में कोई इनकम प्रॉफिट और गेन हो रहा है, तो इक्विटी प्लस होती जाएगी। इक्विटी पे इफेक्ट जब भी पड़ेगा, या तो जब आप बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करोगे घर के लिए, या घर से लाके बिजनेस में लगाओगे तो इक्विटी चेंज होगी, या फिर बिजनेस में कोई प्रॉफिट लॉस इनकम एक्सपेंसेस हो रहा है तो इक्विटी पे इफेक्ट आएगा। एक्सपेंसेस और लॉस में इक्विटी माइनस होती जाएगी, प्रॉफिट और गेन में इक्विटी प्लस होगी। तो शॉप रेंट पेड करा तो केस में से 2,000 माइनस, और रेंट अपने लिए एक्सपेंसेस है तो इक्विटी में से माइनस, लायबिलिटीज में इक्विटी माइनस, असेट्स में से कैश माइनस। बाकी सारे आइटम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो केस 7 - 2 5,000, तो केस 7 - 2 5,000। बैंक में नो चेंज, स्टॉक में नो चेंज, रेंट पेड करा तो बैंक और स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्रेडिटर्स हमारे एचडी से 9,000 अभी भी पे करना बाकी है। रेंट हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो हमारी इक्विटी कैपिटल 20 - 2 18 हो गई। अभी भी आप दोनों साइड की टोटल चेक कर सकते हो, इक्वल होगी। 5 + 5 10 + 17 27। असेट्स 27 है तो लायबिलिटी भी 27 होगी। इंटरनल लायबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी टोटल लायबिलिटी। ये पॉइंट एचडी 5th पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट 6th पॉइंट, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर ने अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किया है। तो जब गुड्स विड्रॉ किया है तो बिजनेस में से स्टॉक माइनस हो जाएगा,
अब ये गुड्स कौन ले गया है? प्रोप्राइटर खुद ले गया है। तो प्रोप्राइटर का अकाउंट मतलब इक्विटी, इक्विटी माइनस। तो प्रोप्राइटर ने जब भी अपने विक्टिम से कुछ भी विड्रॉ करा है तो असेट्स में से वो आइटम माइनस हो जाएगा और लायबिलिटी में से इक्विटी माइनस हो जाएगी, बाकी आइटम पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो गुड्स विड्रॉ करा है तो स्टॉक में से 3000 माइनस, तो स्टॉक 17 माइनस 3 14, और प्रोप्राइटर ने विड्रॉ करा है तो उसकी इक्विटी माइनस हो जाएगी 20 माइनस 3 15। बाकी आइटम में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आगे कैरी हुआ है, बराबर है। दोनों साइड टोटल अभी भी चेक कर लो, इक्वल होगी। टोटल चेंज हो सकती है लेकिन होगी इक्वल। पेड सैलरीज बाय चेक, हमने हमारे एम्प्लॉय को सैलरी आज पेड कर दी है और वो भी पेमेंट हमने चेक से किया है। तो चेक से किया है तो पेमेंट कहां से होगा? हमारे अकाउंट में से, बैंक में से। तो सैलरी पेड करी है तो बैंक माइनस 2000 से, और सैलरी हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है तो दूसरा इफेक्ट आएगा इक्विटी पे। तो सैलरी पेड बाय चेक, बैंक माइनस, इक्विटी माइनस, तो 5 माइनस 2 3 और इक्विटी 15 माइनस 2 13। बाकी आइटम एज इट इज आगे कैरी हो गए, कोई चेंज नहीं हुआ। केस 5 का 5 पे बैंक में चेंज आया है, स्टॉक एज दीजिए, क्रेडिटर्स एज दीजिए, इक्विटी में चेंज आया। तो जब भी कोई एक्सपेंसेस और लॉस होगा तो एक इफेक्ट इक्विटी पे आएगा ही आएगा माइनस, और प्रॉफिट में इक्विटी प्लस। गुड्स सोल्ड वर्थ ₹12,000, आज हमने 12,000 का मटेरियल सेल करा, कास्टिंग ऑफ दिस गुड्स 8,000 और वो मटेरियल एक्चुअल में 8,000 का ही था। तो अब इस ट्रांजैक्शन में 3 अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा है। सबसे पहला पॉइंट, जो मटेरियल आपके यहां से गया है वो कितने का था? 8,000 का, तो स्टॉक में से 8,000 माइनस होंगे, 14 माइनस 8 6,000। ये मटेरियल आपने कस्टमर को सेल कितने में कराया? 12,000 में। तो कस्टमर से हमारे को अमाउंट रिसीव हुआ होगा 12,000, तो केस में 12,000 प्लस 5 प्लस 12 17। तो 8,000 का मटेरियल 12,000 में सेल किया है तो स्टॉक में से 8 माइनस, केस में 12 प्लस। तो इस डील में हमको क्या हुआ? प्रॉफिट 4,000 का। तो प्रॉफिट हुआ है तो इक्विटी 4,000 से प्लस। तो 8,000 का मटेरियल 12,000 में सेल करने पे 3 अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा है। स्टॉक में से 8 माइनस, केस में 12 प्लस, 4,000 का प्रॉफिट हुआ है तो इक्विटी प्लस। क्लियर? अगला पॉइंट, गुड्स सोल्ड टू स्वीटी 9,000, नाम गिवन है, स्वीटी को मटेरियल सेल करा 9,000 का। इसका मतलब ये डील हमारी केस में नहीं हुई है, क्रेडिट में हुई है। स्वीटी को हमने 9,000 का मटेरियल सेल करा है, अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, वो अमाउंट बाद में रिसीव होगा, ठीक है ना। तो गुड्स सोल्ड टू स्वीटी 9,000, कास्टिंग ऑफ दीज गुड्स 4,000। स्वीटी को 4,000 का मटेरियल 9,000 में सेल करा है क्रेडिट में, उसको भी नहीं छोड़ा अपन ने, और उससे प्रॉफिट कमा लिया कितना? 5,000। तो सबसे पहला पॉइंट, आपके यहां से मटेरियल जो गया एक्चुअल में कितने का था? 4,000। तो स्टॉक में से 4 माइनस 6 माइनस 4, स्टॉक हो गया 2। और हमने ये मटेरियल स्वीटी को क्रेडिट में सेल करा है, अभी अमाउंट रिसीव नहीं हुआ तो केस और बैंक में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब स्वीटी से पेमेंट लेना है मतलब डेटर्स। जिन पार्टी से हमको पैसे लेना होते हैं उनको हम बोलते हैं डेटर्स। असेट्स कि पार्टी से इतना अमाउंट आना बाकी है, रिसीवेबल है। तो 4,000 का मटेरियल 9,000 में सेल करा है तो स्टॉक में से 4 माइनस, डेटर्स में 9 प्लस। तो 4 का मटेरियल 9 में सेल करा है तो 5,000 का हमको प्रॉफिट हुआ है तो इक्विटी 5,000 प्लस हो जाएगी। 3 अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा है, स्टॉक में से 4,000 माइनस, डेटर्स में 9,000 प्लस, 4 का मटेरियल 9 में सेल करा तो 5,000 का प्रॉफिट हुआ तो इक्विटी में प्लस, ठीक है ना। तो जब भी मटेरियल हम सेल करेंगे तो जितनी उसकी कास्ट है वो स्टॉक में से माइनस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस, यदि कैश सेल हुआ तो कैश में प्लस हो जाता है, क्रेडिट सेल हुआ है तो डेटर्स में प्लस हो जाएगा। और कास्ट और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होगा वो उस डील का प्रॉफिट या लॉस है, उसका इफेक्ट सीधा सीधा इक्विटी पे आएगा, बराबर है। चलो कंटिन्यू करते हैं, सेम पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, 10th पॉइंट, रिसीव्ड कमीशन 5,000। हमने किसी की कोई डील करवाई होगी तो उसमें हमको कमीशन का अमाउंट रिसीव्ड हो गया,
तो रिसीव्ड हो गया, मतलब हमारे पास असेट्स में कैश प्लस हो जाएगा। तो 17 प्लस 5 कैश हो गया 22, और इस डील में हमको इनकम हुई है, तो इनकम हुई है तो इक्विटी प्लस 22 प्लस 5 27। बाकी आइटम एज इट इज आगे कैरी होगा, कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो कमीशन रिसीव्ड हुआ है तो असेट्स में कैश प्लस, लायबिलिटी में इक्विटी प्लस, बराबर है। चेक कर सकते हो दोनों साइड के टोटल अभी भी इक्वल है। अब हमारा कामकाज बढ़िया चलने लगा, तो हमने सोचा यार कुछ हमको भी डोनेशन करना चाहिए, पुण्य कमाना चाहिए। लाभ तो कमा ही रहा है, अब पुण्य भी कमाते। तो हमने आज हमारे यहाँ पे से कुछ डोनेट किया है। क्या डोनेट किया है? डोनेटेड गुड्स 1000 एंड कैश 2000। आज हमने दो आइटम डोनेट किए हैं, गुड्स 1000 का और कैश में 2000, मतलब टोटल डोनेशन हुआ है 3000 का। 2000 तो केस में से 2000 माइनस 22 माइनस 2, 22 माइनस 2 20,000, गुड्स में से 1000, तो 2000 के स्टॉक में से 1000 गए तो 1000 बचा। तो केस में से 2 माइनस, स्टॉक में से 1 माइनस। अब 3000 हमने डोनेट करे हैं, तो हमारे को 3000 का लॉस है, तो इक्विटी में से 3000 माइनस 27 माइनस 3 24। अभी भी टोटल इक्वल है, दोनों साइड की चेक कर लो, टोटल चेंज हुई है लेकिन इक्वल है। 20 प्लस 3 23 प्लस 1 24 प्लस 9 33। असेट भी 33 है तो लायबिलिटी भी 33 की हो गई। 9 प्लस 24, टोटल दोनों साइड की हमेशा इक्वल होगी, या तो दोनों अप या दोनों डाउन चलेगा इक्वल। ये हमारी डबल एंट्री सिस्टम की अप्रोच है। नेक्स्ट पॉइंट, पेड टू क्रेडिटर्स। हमने जो गुड्स परचेस करा था तो हमको मार्केट में अभी पेमेंट करना था क्रेडिटर्स को 9000। आज हमारे पास कुछ फंड का अरेंजमेंट है, तो हमने सोचा कि यार चलो इनको अभी कुछ पार्ट पेमेंट कर देते हैं। तो हमने आज क्रेडिटर्स को पार्ट पेमेंट में केवल 7000 का पेमेंट किया है। तो क्रेडिटर्स को 7000 पे करें तो असेट्स में से कैश माइनस और लायबिलिटी में से क्रेडिटर्स माइनस हो जाएंगे 7000 से। तो असेट्स 20 माइनस 7 13, और लायबिलिटी कम हो जाएगी कि 9000 देने थे, उसमें से 7000 का पेमेंट कर दिया क्रेडिटर्स को, तो अब क्रेडिटर्स बचे 2000 के। तो दो आइटम पे चेंज आया, असेट्स में से कैश, लायबिलिटी में से क्रेडिटर्स। बाकी सारा आइटम एज इट इज फिगर के लिए हुए, कोई चेंज नहीं है। अभी भी टोटल चेक कर लो, इक्वल होगी, बराबर इक्वल है। असेट्स की टोटल 26 है, लायबिलिटी भी 26 है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, तो ये 12th पॉइंट सेम हो गया। 13th पॉइंट, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 4000। तो अब जैसे हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करा, वैसे हमको मार्केट में लोगों से पैसे लेना था, तो हमने उनको फोन लगाया होगा कि भैया पेमेंट पहुंचाओ। तो आज हमारे डेटर्स में से कुछ डेटर्स से पेमेंट रिसीव्ड हो गया, कितने का? 4000। तो असेट्स में कैश में प्लस 4000 और असेट्स में डेटर्स में से माइनस 4000। दोनों इफेक्ट असेट साइड आ रहा है, एक असेट्स प्लस हो गई, एक असेट माइनस हो गई। हमारे को डेटर से 9000 लेना था, 9000 रिसीवेबल थे, उसमें से 4000 रिसीव्ड हो गया। तो 9 में से 4 रिसीव्ड हो गया, तो डेटर्स बचे अब 5000 के, और इधर कैश प्लस 13 प्लस 4 70। अभी भी दोनों साइड पे टोटल इक्वल ही होगी। A check received from debtors 5000 and check sent to bank। डेटर्स से 5000 का पेमेंट चेक से आया है, और उस चेक को हमने बैंक में कलेक्शन के लिए डिपॉजिट कर दिया। तो डेटर्स से अमाउंट रिसीव्ड हो गया, तो असेट्स में से डेटर्स माइनस हो जाएंगे 5000, और वो चेक से पेमेंट आया था और चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक बैलेंस प्लस हो जाएगा। तो दो आइटम में चेंज आया, कैश बैंक बैलेंस प्लस और असेट्स में से डेटर्स माइनस। तो डेटर्स 5000 के थे, 5000 में से 5000 माइनस करेंगे तो डेटर्स हो गया 0। आगे हम डेटर्स के अकाउंट को कैरी नहीं करेंगे, डेटर्स का अकाउंट होगा क्लोज। तो अब असेट्स में हमारे पास डेटर्स 0 होगा, तो तीन ही आइटम बचे, कैश, बैंक और स्टॉक। डेटर्स से चेक से अमाउंट रिसीव हुआ, चेक को कलेक्शन के लिए बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक प्लस असेट्स में से डेटर्स माइनस डेटर्स होगा 0। यहां तक बात क्लियर हो गई बेटे?
तो हर ट्रांजैक्शन के बाद कहीं न कहीं कुछ चेंज हो रहा है, कहीं प्लस कहीं माइनस, लेकिन हर स्टेज पे टोटल हमारी इक्वेशन इक्वली हो रही है। तो हमको हर ट्रांजैक्शन के बाद हमारी पोजीशन मालूम पड़ती जा रही है कि हमारे पास कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है और उन एसेट्स और लाइबिलिटीज में क्या-क्या आइटम कितने अमाउंट का है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एक्वायर्ड बिल्डिंग वर्थ ₹10,000 की एक बिल्डिंग परचेस करी। तो बिल्डिंग परचेस करी तो अभी तक मेरे यहाँ बिल्डिंग नाम का कोई टाइटल नहीं था, कोई अकाउंट नहीं था। तो जैसे ही मैं बिल्डिंग परचेस करूंगा तो मेरे यहाँ पे बिल्डिंग नाम की एक प्रॉपर्टी, एक एसेट बढ़ जाएगी, तो एसेट्स में बिल्डिंग प्लस हो जाएगी। और चूंकि मैंने एसेट्स परचेस करी है तो पेमेंट करा होगा तो केस में से 10,000 माइनस हो जाएगा। तो बिल्डिंग परचेस करी है तो एसेट्स में बिल्डिंग प्लस और एसेट्स में से केस माइनस, दोनों इफेक्ट एसेट्स ऐड आए, एक अकाउंट में प्लस एक अकाउंट में माइनस। बाकी आइटम में कोई चेंज नहीं होगा, चेक कर लो आप। केस में से 10,000 माइनस हुआ, बैंक बैलेंस एज इट इज है, स्टॉक एज इट इज है, बिल्डिंग नाम की पहले कोई प्रॉपर्टी टाइटल नहीं था, अब बिल्डिंग आ गई है, और लाइबिलिटीज में वही दो आइटम है, क्रेडिटर्स और इक्विटी। दोनों साइड की टोटल अभी भी इक्वल होगी, 7 + 8 15, 15 + 1 16 + 10 26, लाइबिलिटीज भी 2 + 24 26 बराबर। हर स्टेज पे टोटल इक्वल है। यहाँ इस अप्रोच में हम कोई एंट्री नहीं कर रहे हैं, कोई लेजर पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं, कोई लेजर मेंटेन नहीं कर रहे हैं और कोई फाइनल अकाउंट भी नहीं बना रहा है। हम इक्वेशन के थ्रू हमारी पोजीशन में कहां-कहां चेंज हो रहा है ये चेक करते जा रहा है और हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको आपकी पोजीशन समझ में आती है। यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच है। सीधा कोई जनरल, कोई लेजर, कोई रिकॉर्ड नहीं, सीधा पोजीशन हर ट्रांजैक्शन के बाद में हमारे सामने क्लियर हो रही है। और मैं सभी को बोलता हूं कि अकाउंटिंग इक्वेशन की इनिशियल स्टेज पे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे अकाउंट में आपको उतना मजा आएगा, उतने कंसेप्ट क्लियर होंगे। इसकी प्रैक्टिस भले आप 2 दिन करें, 4 दिन करें, 8 दिन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना टाइम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे उतना टाइम उससे 10 टाइम्स ज्यादा आप इन फ्यूचर में आगे वाले टॉपिक्स में बचाएंगे। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस अकाउंटिंग इक्वेशन की चाहिए। दोनों साइड यदि एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी, जब भी दोनों इक्वल होगी, या फिर एसेट डिक्रीज हो रही है तो लायबिलिटी भी डिक्रीज होगी। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक साइड कोई चेंज नहीं आया तो एसेट साइड में 2 आइटम में चेंज आएगा, इंटरनली कहीं माइनस तो कहीं प्लस। लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है तो एसेट्स के 2 आइटम में इंटरनली चेंज आया है, एक प्लस एक माइनस, टोटल सेम रहेगी। क्लियर ना? तो या तो दोनों प्लस दोनों माइनस, या फिर एक साइड 2 आइटम में इंटरचेंज आया है। और कभी-कभी 3 अकाउंट में भी इफेक्ट पड़ता है तो नेट इफेक्ट आप जब उसका देखेंगे तो दोनों साइड की टोटल इक्वल होगी। नेट चेंज जो है दोनों साइड सेम अमाउंट से आएगा। यही हमारी डबल एंट्री कंसेप्ट है, डबल एंट्री सिस्टम है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ी-थोड़ी बातें अच्छी तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन की समझ में आई होगी। इसकी प्रैक्टिस अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और अच्छी तरह से करेंगे। आप अभी मैंने आपके सामने एक अप्रोच क्लियर करी है। अब कल अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू फटाफट कहां क्या चेंज आ रहा है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू।